Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolans and refreshed by Sprite में आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है, इनफैक्ट आई एम ऑनर्ड टू हैव बोथ द टेस्ट क्रिकेटर्स एंड फॉर्मर कैप्टन्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें शो में ज्वाइन करने का। आज हमने बात करनी है आयरलैंड वर्सेस इंडिया जो कि मैच खेला जाना है न्यूयॉर्क में, उसके बारे में। स्पेशली जो उनकी लास्ट बात थी कि पर्सनल और इंडिविजुअल गोल्स जो है ना वो कहीं पीछे रह जाते हैं, यू आर देयर फॉर द टीम। और क्योंकि हमारे पास फॉर्मर स्किपर्स मौजूद हैं तो मैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट आई वुड लाइक टू गो टू इंजी भाई। इंजी भाई, जो बात की है बाबर ने, एक तो सब लड़कों को बैक कर रहे हैं और लग रहा है कि कॉन्फिडेंट हैं। जी नहीं, अच्छा किया, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक दो बातों पे इतराज़ ज़रूर है इसका कि एक तो जो जिस तरह इसने पिच की बात सही की है कि जी अभी नहीं पता किसी को भी किस तरह खेल लेंगे, और अगर दो तीन लड़कों का इसने नाम लिया है तो मेरे ख्याल में ये ड्रॉप इन पिचेस हैं, तो इस पे अभी तक किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का, क्योंकि जी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई लड़का 2-4 मैच खेला भी हुआ है तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि जी आप है ना इस कहेंगे कि जी हमें पता है, ये नहीं है। ये तो विकेट के बिहेवियर से पता चलेगा कि जी क्या सूरत हाल है। और दूसरी चीज़ ये कि अच्छी चीज़ है कि ये अपने लड़कों को बैक कर रहा है सारी चीज़ों का। लेकिन जी वाली बात साइम अजूब की भी मुझे सही नहीं लगी कि जी अभी तक उसको कोई प्रॉपर मौका या वो गो थ्रू नहीं हुआ। मेरे ख्याल में 21 से 22 मैच खेल चुका है, तो अच्छा प्लेयर होगा, टैलेंटेड होगा, लेकिन ठीक है कि जी इस टाइम परफॉर्मेंस नहीं कर सक रहा, तो इसको कंसिडर करना चाहिए कि जी इस टाइम वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और शदाब का भी यही है कि जी आप उसको तीनों फॉर्म उसमें ना देखें कि जी बैटिंग भी उसकी देखें और उसकी बॉलिंग भी देखें। मेरा ख्याल ये है कि जी हम उसको जिस नज़र से देखते हैं ना, जिस नज़र से सिलेक्टर उसको सिलेक्ट करते हैं, वो उसकी बॉलिंग है। अगर वो बैटिंग में स्कोर कर दे, फील्डिंग में कर दे, वो एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन उसका जो मेन रोल है ना वो बॉलिंग का है। और अनफॉर्चुनेटली कि जी बैक ज़रूर करें, मेरे ख्याल में कि शदाब को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि शदाब है ना एशिया कप से है ना काफ़ी, मेरे ख्याल में 1 से 1.5 साल में ऐसा हुआ है कि उसका जो सा परफॉर्मेंस का लेवल है ना वो इतना बेहतर नहीं है। तो मेरे ख्याल में यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन बाबर क्योंकि कप्तान है, टीम में प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, वो सारों को बैक कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में लड़कों को थोड़ा सा खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए। और शदाब अब काफ़ी सीनियर प्लेयर है, काफ़ी अरसे से है, तो उसको मेरे ख्याल में जो उसका मेन रोल है ना बॉलिंग, तो जिस टाइम अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म करेगा ना तो वो पाकिस्तान टीम को सारों से ज़्यादा फायदेमंद होगा, बशर्ते कि जी उसके कुछ रन्स कि जी वो कोई 20-25 रन्स कर ले, ये अच्छी बॉलिंग के साथ करेगा तो फ़ायदेमंद है, वरना नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये है कि जी ठीक है कि जी कॉन्फिडेंट लग रहा था वैसे। जी सलीम भाई, जो बात की है मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगी। शदाब अली, शदाब की परफॉर्मेंस हमें बॉल के साथ चाहिए, हम उसको ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं टीम में, वो बैट के साथ आके परफॉर्म कर रहा है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इट हैज़ टू डू समथिंग विद द PSL, क्योंकि वो कप्तान है अपनी टीम का, तो अपना नंबर शफल करता रहता है, कभी वो नंबर 3 पे आ जाता है, तो वहाँ से मुझे लगता है सारे लड़कों को शौक पड़ गया कि हमने बैटिंग भी करनी है। इनफैक्ट शाहीन ने भी जो ICC की डिजिटल वाली वीडियोस आती हैं उसमें उन्होंने कहा कि आपने बॉलर क्यों लिखा, मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ, तो ये शौक है लड़कों में। देखें, जो भी बाबर की थोड़ा सा मैं उस पर कर दूँ क्योंकि इंजमाम ने सारा कवर कर दिया है। देखें, जो कैप्टन होता है ना उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी टीम जाए वो उसको बैक करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी टीम को बैक कर रहा है। और दूसरी बात मैं रज़ाक की करूँगा कि रज़ाक ने ऑन एयर कहा था कि हम जो सिलेक्टर नहीं होते तो कुछ टीवी पे कुछ और बातें करते हैं और बाहर कुछ और करते हैं, लेकिन टीवी पे बिकता है मसाला। तो मेरे ख्याल है बाबर ने भी शायद क्योंकि वो कैप्टन है तो उसको करना चाहिए। देखें, जहाँ तक शदाब का ताल्लुक है ना, देखें शदाब एज ए बॉलर उसकी परफॉर्मेंस, एज ए बैट्समैन उसकी परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल वो सिर्फ एक फील्डर अच्छा है जो उसकी नज़र आती है, बाकी दोनों चीज़ें उसकी परफॉर्म नहीं कर रहा। पिछले कोई 1.5 साल, तो 1.5 साल क्या, मैं पिछले 2 से 3 साल से नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप से ले लें उससे परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही। देखिए, उसकी रीज़न हम बार बार जब कहते हैं ना कि यारी दोस्तियाँ निभाई जाती हैं, लोग उस चीज़ को शायद बुरा समझते हैं। मैं थोड़ा सा एनसी में वो मेंशन करने लगा हूँ कि देखिए इसका आप मुझे बताएं, यूनाइटेड स्टेट का ये जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कौन है हेड कोच? अजहर महमूद। तो पाकिस्तान का कौन है? अच्छा, वो भी हैं, स्टाफ में हैं वो भी। उधर कैप्टन कौन है? शदाब।
तो वो कैसे टीम से बाहर हो सकता है? एक बंदे ने वापस आके इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं खेलना। अगर तो अपनी सीट देखें, ये चीज़ें हम इसलिए कहते हैं कि ये यारी दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं कि एक बंदा इतने साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, देखो जी हंसा जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको उसकी जगह किसी और को ट्राई करना चाहिए ना। आप अगर ये कह रहा है बाबर कि मैं अपनी लड़कों को बैक कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, कैप्टन को बैक करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है क्योंकि वो उसको करना चाहिए। मगर ये भी तो साथ साथ देखना चाहिए ना कि ये कौन से लड़के को मैंने बैक करना है। ये सिलेक्टर भी तो है। हाँ, फिर देखे ना साथ जी सारी चीज़ें हैं ना, 9 तो सिलेक्टर है। अब मैं यही तो बार बार कहता हूँ कि यार ये यूँ लगता है कि जैसे हर एक वे के बंदे ने अपना अपना एक प्लेयर सेलेक्ट किया हुआ है कि इसने जाना है जी टीम के साथ। तो ये टीम फिर क्यों 5 ओपनर गए हैं? ये असल में 7 सिलेक्टर है, 14 प्लेयर है, 2-2 लड़के होंगे। नहीं जी, एक शायद कोई जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा, हाँ, एक वो भी सिलेक्टर है और फिर हेड कोच भी होगा, बॉलिंग कोच भी होगा, सही है, बहुत सारे अच्छा, असिस्टेंट भी हैं। सलीम भाई, बहुत सारी बातें होती हैं स्ट्राइक रेट पे, तो आज हमने ज़रा इस पे भी डिटेल में बात करनी है कि बाबर का स्ट्राइक रेट क्या है, बाकी सबका क्या है, किस किस नंबर पे किस किस को खेलना चाहिए, और जाहिर है कल हमारा मैच भी है, तो इस सब पे बात करनी है हमें। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं टीम पाकिस्तान की सिलेक्शन के बारे में भी हमने बात की, हमने स्ट्राइक रेट पे भी बात करनी है, पर उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं चाह रही हूँ कि हम ज़रा डिस्कस कर लें। अच्छा, एक तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सिलेक्टर्स का टीम के साथ होना ये कैसा है, और अगर आपने 7-8 बंदों की कमेटी बना दी है जिसमें काफ़ी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, असद शफीक भी उसका हिस्सा हैं, वहाब रियाज हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, यूसुफ भाई हैं, एक हमारे जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो भी साथ में हैं, सब जब वहाँ पे मौजूद हैं, तो असद शफीक पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल है वो शरीफ आदमी है, उसको लेके नहीं गए। जहाज में जगह कम पड़ गई, ज़्यादा लोग थे। वैसे इतने लोग तो हो सकता है कि जहाज में सीट ही ना मिल रही हो। तो एक मेरी नहीं समझ आए, वैसे तो टीम के साथ सिलेक्टर्स का कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है कि जी सिलेक्टर्स, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है कि जी वो एक सीनियर मैनेजर है, फिर एक जूनियर मैनेजर है, और फिर वो जो ही सिलेक्टर है वही कोच है, वही बैटिंग कोच है, वही बॉलिंग कोच है। हाँ, इतना बड़ा मैनेजिंग स्टाफ है कि उनके लिए, उनको मैनेज करने के लिए अलग से एक मैनेजर रखना पड़ जाएगा। मेरे ख्याल में ये लड़कों की परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं सही होता। और जिस टाइम हम पहले खेलते थे ना कि अगर कभी कभार सिलेक्टर्स तो नहीं ट्रैवल करते थे, कभी कभार चीफ सिलेक्टर आता था, तो हम कोशिश ये करते थे कि चीफ सिलेक्टर ड्रेसिंग रूम में ना आए, क्योंकि जी लड़कों से उस पर प्रेशर आता है। तो अब आपने उसको साथ ट्रैवल करा दिया, तो ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि जी आप है ना कि सिलेक्टर्स भी है ना साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो इसको थोड़ा सा ना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जी आपका कोचिंग स्टाफ है, ठीक है, बिल्कुल कोचिंग स्टाफ होना चाहिए, आपका सिलेक्शन का स्टाफ है वो अलहदा से होना चाहिए। अब आपने सारी चीज़ें एक ही कर दी हैं, क्योंकि जी सारी जगह एक है, तो अगर वो उधर ट्रैवल कर रहे होंगे, पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे, तो सिलेक्टर्स का काम तो यहाँ रह के फर्स्ट क्लास में देखना है, क्योंकि जी यहाँ से प्लेयरों को निकालना है। पाकिस्तान सिलेक्शन का काम पाकिस्तान टीम में नहीं है, सिलेक्टर्स का काम तो इधर है फर्स्ट क्लास में, ग्राउंड में जाके देखें। ग्राउंड में जाके देखें। खैर ग्राउंड तो जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान खेल रहा है वहीं जाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है पता है क्या जी, थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं। देखें सिलेक्टर का क्या काम है, सिलेक्टर का काम है सिर्फ यहाँ टीम सेलेक्ट करना, और उसके बाद जो वहाँ की मैनेजमेंट है टूर की, उसका। लेकिन ये भी वजह हो सकती है कि अमेरिका में क्योंकि पहली दफ़ा हो रहा है वर्ल्ड कप, तो वो देख रहे हो कि वाइब कैसी है वहाँ पे। नहीं, मेरा ख्याल वो सिर्फ इसलिए ये देखने गए हैं कि डेली कितनी मिलती है। अच्छा। 5 स्टार होटल में ठहरना है, $1000 डेली मिलेगी, तो ये भी तो एक याशी है ना कि आप 31 महीने के टूर में। मगर बात ये है कि देखें, जो इनजी बात कर रहे थे दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, जब आप 8 लोग वहाँ जाके हर बंदा प्लेयर्स को मुख्तलिफ मशवरे देगा ना जी, वो प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है। आप आके कह रही हैं तुम ये गलती कर रही हो, मैं जाके कुछ कह रहा हूँ, इंजी कुछ कह रहा है,
बाकी 7 लोग, वो बहुत अजीब ज़्यादा खिचड़ी सी पक जाती है ना, समझ आप नहीं आएगी क्या बहुत करें। ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर देते हो। फिर कप्तान जो है वो उसको जाके आप मशवरे दे रहे होगे। ये चीज़ें जो है ना, जब टीम सेलेक्ट हो जाती है तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आइंदा के लिए, अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, मगर ये आइंदा के लिए ये ऐसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए कि इतने लोग लेकिन मैं आप ना टीम ये के साथ गारंटी जाएं। कर सकती हूँ कि आइंदा ये नहीं होगा, लेकिन कुछ और होगा, मसलन कुछ और मसला हो जाएगा। हो ही नहीं सकता पाकिस्तान क्रिकेट में आप 10 साल के बाद भी वापस आ जाएंगे ना, तो मसले आपको थोड़े से सेम सिमिलैरिटी होगी, लेकिन वो डिफरेंट भी होंगे। तो ये तो चलता रहेगा यहाँ पाकिस्तान मसले क्रिकेट सेम में। होंगे, शक्लें चेंज होंगी। ये बात है। अच्छा जी, अब बाबर आजम के बारे में हम बात करना चाहेंगे। हमने करनी तो थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गए, लेकिन चले टाइम है भी होगा तो कर लेते हैं। बाबर आजम के स्टैट्स पे ज़रा हम नज़र दौड़ा लेते हैं कि एज ए कैप्टन, खैर उन्होंने एज ए कैप्टन ही सर्व किया है पिछले कुछ सालों में, एक आधी सीरीज़ में वो कैप्टन नहीं थे। तो हम आपको दिखा देते हैं, उनके ग्राफिक्स भी हमारे पास हैं। इंजी भाई अगर देखें, Yes. बाबर स्ट्राइक रेट पे बहुत ही शदीद बात होती है। ये तो अभी हम दिखा रहे हैं कि कैप्टन, एज ए कैप्टन उनका स्ट्राइक रेट क्या था, नॉट जब वो कैप्टन नहीं थे तब क्या था। और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि उनके स्ट्राइक रेट पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बात होती है। हम कहते हैं कि बाबर तेज़ नहीं खेल रहा, बाबर तेज़ नहीं खेल रहा, तो क्या ये जस्टिफाई है बात? नहीं, असल में बाबर का स्लो खेलना इसलिए लगता है, जो दूसरे सारे प्लेयर हैं उनका स्ट्राइक रेट तो 190 का है ना, तो उसमें जिस टाइम 130 वाला तो स्लो ही नज़र आएगा। तो ये भी तो मसला है ना कि जी बाबर अब नहीं, दूसरों के साथ compete तो करना पड़ेगा उसके साथ। जी। मसला सारा ये है कि जी पूरे पाकिस्तान में सारों से ज़्यादा क्रिटिसाइज बाबर पे होता है। ये सारों के स्टेट्स मेरे पास पड़े हैं, तो किसी का स्टेट भी है ना 135 से ऊपर का नहीं है स्ट्राइक रेट, सारों का बाबर से कम है। और मज़ेदारी का बात बताऊं, हमने साइम अयूब को खिलाया था कि जी ये आके ना तेज़ करेगा कि रिजवान की और बाबर की जोड़ी को तोड़ा था हमने, तो उसका स्ट्राइक रेट भी बाबर से कम है। ये इफ्तिखार जो स्पेशलिस्ट प्लेयर है उसका स्ट्राइक रेट भी कम है। हमारे सारों के स्ट्राइक रेट है ना 130 है। बाबर को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना ना इस चीज़ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर का सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक प्लेयर का नाम लेना, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट कम है, सारों का स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। ये स्ट्राइक रेट नहीं है बेहतर। और मैं आपको दूसरी एक चीज़ बताऊँ, यहाँ मैं आपको एक कंपेयर करके दिखाता हूँ जी। ये मेरे पास है ना लिस्ट है, ये इंडियन प्लेयर्स की। जो ये रोहित शर्मा है उसका 139 का स्ट्राइक रेट है, विराट कोहली है इसका 138 का है। ये दोनों इनकी बैकबोन है। और मज़ेदारी की बात यह है कि इन दोनों का स्ट्राइक रेट सारों से कम है इंडिया में। अब उसके बाद जो जायसवाल है इसका स्ट्राइक रेट 161 का है, सूर्य कुमार यादव इसका 171 का है। जी। ठीक है, सारों के स्ट्राइक रेट है ना। हमारे पास बाबर इसलिए लगता है क्योंकि बाबर एक स्कोर करने वाला प्लेयर है, क्योंकि जी इसका स्ट्राइक रेट 132 का है। या तो दूसरे प्लेयर्स का ना, हमारे ये कहना चाहिए हमें कि हमारे जो उनसे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, हमें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। और ये याद रखें कि जो हमारे पास जो हमें कमी नज़र आ रही है ना जी। वो इसी चीज़ की नज़र आ रही है, हमारे पास हिटर नहीं है, हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है। हमारा जो 5वें और 6ठे नंबर का प्लेयर है वो छक्के आके नहीं मारता। हम 5वें पे नंबर पे पिछले 3 साल से इफ्तिखार को खिला रहे हैं, उसका स्ट्राइक रेट 130 का है। अब 130 का स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर को आप 6 नंबर पे खिलाई जा रहे हैं, जी। तो आप है ना जिसकी 132-33 का स्ट्राइक रेट है उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्रिटिसाइज ये करना चाहिए। अब इंडिया का, अब आपको कंपेयर ये करना चाहिए, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं ना उनका स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स से ज़्यादा है। जी। उनकी कामयाबी का रेशो इसलिए ज़्यादा है। हमारा एक प्लेयर का मसला नहीं है, हमारे सारे प्लेयर्स का स्ट्राइक का मसला है, स्ट्राइक रेट का मसला है। जी। ये सारों की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सो अगर हम सिर्फ एक बाबर आजम का नाम लेंगे कि जी उसका कम है, तो ये सही नहीं है। उसका तो सारों से बेहतर है और स्कोर भी सारों से ज़्यादा है। एनजी असल में उससे ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा, देखें उसने जितना भी अभी तक उसकी आप फॉर्म देखें, वह सबसे ज़्यादा उसको दुनिया के बड़े प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये असल में हम लोग ना एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। जैसे बाकी मुख्तलिफ लोगों की है ना, किसी की 140 है स्ट्राइक रेट, अगर आप इंग्लैंड के चले जाए तो 150 से ऊपर है। जी। न्यूजीलैंड के,
तो ये लोग ना असल में वो देखना चाहते हैं बाबर आजम अब कितना करे। देखिए हम भाई बाबर आजम का पिछले 15 मैचों में स्ट्राइक रेट 142 का है। ठीक है, क्योंकि जी इम्प्रूवमेंट हुआ। देखिए हमें मसला सारा यहाँ आता है कि जिस टाइम तक अब ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, हम इसको इंडिविजुअल गेम बनाने की कोशिश करें। हमने बात करनी है, रिजवान पे भी बात करनी है, हमने फखर पे भी बात करनी है और बाबर आजम की पोजीशन के बारे में भी, क्योंकि बहुत बात होती है कि वो वन डाउन आना चाहिए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बाबर आजम के स्टैट्स पे बात कर रहे थे। उनके जिस नंबर पे वो खेलते हैं उसमें भी बहुत बात होती है कि उनको शायद वन डाउन आना चाहिए। तो ये भी हम ज़रा इस पे देख लेते हैं कि उनकी किस पोजीशन में जो है वो रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो अगर हम ग्राफिक्स चला सकें पीछे, अभी तक जो बाबर की ओपनिंग, जब ओपनिंग पे आए हैं बाबर, तो उन्होंने 82 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उन्होंने 3 सेंचुरीज की हुई हैं और 25 उनके 50 हैं। और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 122 है और एवरेज अगर हम देखें तो इट्स 39.34 और इसी तरह स्ट्राइक रेट भी है वो 131.20 है, जो कि बाकी सारी पोजीशन से अगर हम देखें इंजी भाई तो वो बेहतर है जब वो ओपनिंग पे आ रहे हैं। तो चलो शुक्र है कोई चीज़ बाबर आजम की बेहतर भी निकली है। अभी सो नहीं, देखो प्लेयर्स बहुत अच्छा है और जो हम उस पर सारों से ज़्यादा बात होती है ना जी, वो होती भी इसलिए कि जी हमारे पास है ना सिर्फ यही एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अगर जो जेन्युइन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ना तो एक यही है, सारा निशाना तोपों का रुख उसी तरफ रहता है। अब हम असल में हमारा जो दिल करता है ना कि बाबर आजम से क्या करें कि जी एक तो ये अपनी भी परफॉर्मेंस दे, हाँ, और साथ ये टीम को भी लेके चले। ये ना ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर की है ना एक एबिलिटी है कि जी एक प्लेयर होता है कि जी खुद स्कोर करता है, एक ये कि जी मेरा मतलब मुश्किल वक्त में स्कोर करता है। एक प्लेयर की क्वालिटी है कि वो खुद भी स्कोर करता है, अपने साथ वालों को भी करवाता है और मैच फिनिश करता है। हम इससे ये तीनों चीज़ों की तवक्को कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कि जी इसको अपने साथ है ना दूसरे अच्छे प्लेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे। जब तक ये प्लेयर डेवलप नहीं करेगा ना, इंडिया के जो उनसे मैचेस है ना जो जीतता है, वो सिर्फ विराट कोहली पे नहीं जीतता क्योंकि जी विराट कोहली ने स्कोर कर दिया तो जीत गया, नहीं, उनके पास दूसरे प्लेयर भी बहुत ज़बरदस्त है जिनसे वो जीतते हैं। तो हमें भी ये, और हम जो इसकी कैप्टनसी की बात करते हैं ना, वो यही बात करेंगे अगर ये 4 साल से कैप्टन है तो इसको ऐसे प्लेयर ज़रूर डेवलप करने चाहिए थे जो आज इस पे लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि जी वर्ल्ड कप आप जीत जाए, अल्लाह करेगा कि जी हम जीते, लेकिन हमारी टीम को एज ए फेवरेट के तौर पे जाना चाहिए था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वर्ल्ड कप जीतने की। ठीक है, तो अभी तक हम है ना वाला यूनिट तैयार नहीं कर सके। इस पे हम है ना इसको ज़रूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अगर आप 4 साल से कप्तान हैं तो आपको इस तरह का यूनिट, जिस तरह बड़े कप्तान हमने इमरान भाई थे जिस तरह के उन्होंने किया कैप्टनसी, तो उन्होंने ये वाला यूनिट तैयार करके दिया, या दूसरे कप्तान थे तो उन्होंने ये वाली चीज़ें करके दी हैं, तो ये इसको करना चाहिए जिस लेवल का ये प्लेयर है। अभी हम रिजवान के बारे में थोड़ी बात करेंगे। स्टैट्स कभी कभी मिसलीडिंग होते हैं, हमें दिखने में कुछ और लग रहा होता है, बट जब हम प्लेयर को परफॉर्म करता हुआ देख रहे होते हैं तो उसकी हमें लग रहा था कि ही इज स्लो डाउन। अभी अगर हम 2 साल पहले वाला रिजवान देखें तो मुझे लगता था कि रिजवान का रोल टीम में ये था कि बाबर आके अपनी गेम खेलेगा, आपने जो है वो स्कोर बोर्ड चलाना है। लेकिन उसके बाद अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंसेस कुछ 2 साल के बाद से हम देखना शुरू हों तो मुझे पर्सनली लगता है कि रिजवान है स्लो डाउन। जो उनका रोल था टीम में शायद वो भूल गए हैं कहीं और उन पे उतनी बात नहीं होती। अभी अगर हम लास्ट 15 मैचेस देखें बाबर के, तो बाबर का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज 142, और अगर हम लास्ट 13 मैचेस देखें मोहम्मद रिजवान के, तो रिजवान का स्ट्राइक रेट है 134, जो कि बाबर से भी कम है, लेकिन बात नहीं होती इस पे। देखिए यही तो इंजी बात कर रहे हैं कि एक बंदे का स्ट्राइक रेट अगर आप कंपेयर करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, तो उसका स्ट्राइक रेट और बाकियों के में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर हम उसको क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? ये सोचने वाली बात है ना। अब आप उस वक्त ये था, शुरू में होता क्या है कि जब मेरे ख्याल रिजवान आए थे ना, तो उस वक्त थोड़ा वो कोशिश करते थे कि उनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। देखिए जब आप नए प्लेयर आते हैं ना, कोई भी प्लेयर आता है वो फेयरलेस होता है, वो आके ना अपनी शॉटे खेलता है, बाद में थोड़ा सा जब वो एक्सपीरियंस आता है ना उसके पास, तो फिर उसको समझ आती है कि यार मैं स्कोर करूँगा तो टीम के अंदर रहूँगा और लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल ये बाद में, शुरू में तो वो तेज़ खेलता रहा, उसने आके आप देखें पहले पावर प्ले में वो कोशिश करता था
कि अगर बाबर अपने एज यूजुअल जैसे वो खेलते हैं वो आपने खेल गेम रहे खेल रहा है बाबर हैं तो नज़ीर वो आके तेज़ खेलने की कोशिश करता था, मगर बाद में अब आप देखें जो आप 1.5 साल की बात कर रहे हैं, अब उससे लोग एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा उससे भी करते हैं कि ये भी स्कोर करे। तो मेरे ख्याल इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए वो भी अब थोड़ा सा आपके होता ना बैक ऑफ माइंड के यार मैं आउट ना हो जाऊँ, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं लंबा खेलने की कोशिश करूँ। तो ये चीज़ फिर टीम के लिए बेहतर नहीं होती। जब आप देखें कई दफ़ा आपको तेज़ आके खेलना पड़ता है। पावर प्ले का मतलब ये होता है कि 6 ओवर्स जो होते हैं ना उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि आपकी अगर हाफ हिट भी लगती है ना तो वो जो फील्डर से बाहर गिरती है। तो उसके लिए इसीलिए लोग शोर करते हैं कि पावर प्ले आप देखें दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो पावर प्ले जो है ना पहले 6 ओवर का बहुत फ़ायदा उठाते हैं जी। और उनको देखें, इसीलिए फ़खर को कहा जाता है कि इसको ऊपर भिजवाया जाए। गो के वो बेचारा वो भी स्ट्रगल कर रहा है। तो हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं हैं जो इंजी भी बात कर रहे थे कि नीचे असल में आप फंसते हैं नीचे मिडिल ऑर्डर में आओगे, जब फील्डिंग खुलती है ना हाँ जी। तो आपको उस वक्त ज़रूरत होती है कि जो बड़ी हिटें मार सकें। आपके वहाँ प्लेयर कौन है, वहाँ शदाब आ जाता है, आज़म आ जाता है और वो ऐसे इफ्तिखार आ जाता है। ऐसे प्लेयर आपके पास नहीं है जो आप इंडिया के साथ कंपेयर करें। वहाँ कौन आता है, यादेव आता है। अच्छा सलीम भाई, मैं एक सवाल करूँगा। सलीम भाई मेरे भी कप्तान हैं तो हम इनसे सीखते रहे हैं, बहुत हमने सीखा है। मैं एक सलीम भाई से सवाल कर रहा हूँ कि बाबर पे और हम रिजवान पे बात कर रहे हैं। सलीम भाई आप इनको पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, जो 3-4 साल पहले ये शॉट्स खेलते थे और आज ये 3 साल के बाद आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आई, कोई नई चीज़ नज़र आई कि जी ये इन्होंने कोई नए शॉट्स डेवलप किए हो या कोई चीज़ की हो इन्होंने इस तरह की? इंजी देखो, ये मैं रिजवान की बात करता हूँ, एज ओपनर वो खेलता है। देखें मैंने उस दिन भी एक बात की थी कि जो जब आप टीम में आते हैं ना तो शुरू में लोगों को आपकी वीकनेसेस का पता नहीं होता। जैसे उसकी बात कर रहे थे वो जो 4 छक्के जिसने मारे थे आसिफ की। रिजवान की प्रॉब्लम ये है कि रिजवान ऑफ साइड पे इससे नहीं खेला जाता। जो भी दुनिया का देखे, पहला साल गुजर गया, अब लोग हर टीम को पता है कि रिजवान को आउट स्विंग करेंगे आप तो, क्योंकि ये खेलता सिर्फ टांग पे है। ये हर बॉल आप देखें, मतलब आज से नोट करना शुरू कर दीजिएगा कि ये ऑफ साइड पे नहीं खेलता। इधर ही प्रोग्राम में मैंने पिछले साल भी कहा था कि रिजवान को इम्प्रूव करना चाहिए कि आप ऑफ साइड पे भी खेलें। अगर आप ऑफ साइड पे नहीं खेलेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे। इसीलिए इंजी इसका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि आप देखो इसकी हर शॉट ये इधर मारने की कोशिश करता है, लगता है कि पता नहीं चौका मार दिया, तो वो जाती मिड ऑन मिड ऑफ इस तरफ है और सिंगल मुश्किल से होती है। ये आपने जो सवाल किया है $1 मिलियन सवाल है कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना इंजी, आप ने बहुत बेहतर क्रिकेट के लिए आप इसीलिए आपने ये सवाल किया कि ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं करते, डेवलप नहीं कर रहे ना शॉट्स। और नहीं, देखें वो आपको शायद ये किसने करनी है। देखिए मैं एज ए बैट्समैन इंजी या मैं है ना तो हमें अपनी वीकनेसेस का पता होता है, और ये तो हमें अगर पता है तो जो बैठे हुए हैं सारी दुनिया में बड़े बड़े लोग वो तो चीज़ ये नोट करते हैं। हम लोगों ने इसका तोड़ क्या निकाला है कि बाबर और रिजवान जो है वो नहीं कर पा रहे जो हमें फायर वर्क चाहिए पावर प्ले में, तो हम लेके आए हैं साइम अयूब को जी। उनके स्टैट्स देखते हैं कि उनके स्टैट्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, साइम अयूब का अगर हम स्ट्राइक रेट देखें, क्योंकि उनको लाया गया, तो लास्ट 13 मैचेस का अगर हम देखें तो 131 है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तकरीबन सेम है। और उनकी रन्स भी अगर आप देखें 12 इनिंग्स में जो रंग है रन्स हैं वो 163 हैं, एवरेज 13 की है। तो ये तो कोई हल ना हुआ इंजी भाई जो आप लेके आए हैं। नहीं, ये इन्होंने साइम को आपने जिस टाइम ट्राई किया था तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी ये जो रिजवान की और बाबर की जो उनसी ओपनिंग थी ना, उन्होंने कहा कि जी इनको चेंज कर दो। मैं इसके पहले मैं साइम पे इसको मैं खिलाफ था। इनसे ये क्यों नहीं कहा कि आप अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करें, आप अपने स्ट्राइक रेट का मसला था ना कि स्ट्राइक रेट को बेहतर करें। आप इसका मतलब है किसी और को ले आए हैं, उनको कहा कि जी आप नंबर 3 पे आके उसी स्ट्राइक रेट पे खेल लें, ये तो गलत है।
आप बाबर से और रिजवान से कहें कि आप दो प्लेयर हैं जो हमारी टीम के मेन प्लेयर हैं, आपको अपना लेवल है ना ये इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपना लेवल एक ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आपका अगर स्ट्राइक रेट 130s में है तो आपको उसको 140s में लेके जाना पड़ेगा, ये इनको इम्प्रूव करना चाहिए था। आप उसके बाद रिजवान अगर नंबर 3 पे खेल रहा है और उसका स्ट्राइक रेट वही है, या बाबर नंबर 3 पे खेल रहा है उसका स्ट्राइक रेट वही है, तो बात तो कोई ना हुई। अब साइम आ गया, अब साइम को आपने ट्राई किया, अब आपने एक प्लेयर को 2 मैच दे दिए, 4 मैच दे दिए, 2 सीरीजें दे दी, अगर वो नहीं खेल रहा, मैं साइम की तरफ से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बैट्समैन हूँ ना, मेरी 7-8 इनिंग्सें ख़राब हो जाए तो मेरा अपना दिल करता है कि जी मुझे रेस्ट दो, क्योंकि जी मेरे से स्कोर नहीं हो रहा, मुझे दो। आपने एक नए लड़के को इतने एक मौके दे दिए, इतने एक मौके दे दिए कि वो बेचारा ना उसके ही प्रेशर में हो गया कि मेरी 21 इनिंग्सें ख़राब हो गई हैं, 21 इनिंग्सों में वो स्कोर नहीं कर सका बेचारा, 50 नहीं किया उसने, वो बेचारा इस चीज़ के ही प्रेशर में आ गया। अगर आप उसको थोड़ा सा रेस्ट देते या कुछ करते, आप जिस मकसद के लिए उसको लेके आए थे, पहले तो उसका आना नहीं बनता था। रिजवान और बाबर को ही कहना चाहिए था कि जी आप थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें, ये जितने भी सारे कोचेज आए थे ये उनको बेहतर करना चाहिए था, ठीक है ना। ये कोई हल नहीं है कि उसी स्ट्राइक रेट से आप ओपनिंग नहीं खिलाएंगे तो हम 3 पे खिला देंगे, 3 पे नहीं खिलाएंगे तो 4 पे खिला देंगे। नहीं भाई, टीम की रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहे तो आप किसी भी नंबर पे नहीं खेल सकते थे, ठीक है। तो एक तो साइम है और नया लड़का था, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर में लिया। मेरा नहीं ख्याल किया कि जी उसको कंसेक्टिव 21 मैच देने चाहिए थे, ये उसके साथ भी इन्होंने ज्यादती कर दी है कि थोड़े मैच देने चाहिए थे। वो जो कहते हैं ना प्रॉपर मौका ये नहीं होता कि 50 मैच दे दो, प्रॉपर मौका मजूब ठीक है कि जी एक है कि जी अच्छा खेलता है कि जी हम सोच, लेकिन अभी इसको टाइम है। आपने उसको बहुत जल्दी, एक PSL में किसी ने परफॉर्मेंस की, आपने कहा हो वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ गया। सो इस तरह नहीं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनते, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये अच्छा था, ओहो मिस हो रहा है लड़का, इसको टीम में रखते हैं। एडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। अब बात हम करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड, जो कि अभी थोड़ी ही देर में शुरू होगा। ये मैच खेला जाना है न्यूयॉर्क में और इंडिया अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रही है। अगर लास्ट हम इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लें तो जो लास्ट 7 मैचेस कंप्लीट हुए हैं वो इंडिया ने जीते हैं, विच इज़ ज़ाहिर है, हमें पता ही है इंडिया एक बड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जी, इंडिया अपनी कैंपेन शुरू करने जा रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, उनको वो वाला मैच वहाँ क्यों दिया गया है जहाँ उन्होंने हमारे साथ खेलना है? देखिए ये तो ज्यादती हो रही है हमारे साथ। हमारे लड़के टैक्सिस में घूम रहे हैं, ये लोग 10 दिन से यहाँ पे टैक्सिस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा जरा, असल में एशिया कप भी जिस तरह हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, बारिश होगी, एक ही मैच में एक एक्स्ट्रा डे था, वो इंडिया को उसको मिला जी। तो ये कि जी वो अथॉरिटी तो है ना, वो जी। उनका होल्ड तो है ना क्रिकेट पे, ये तो, और जहाँ उनको प्रैक्टिस चाहिए थी कि अब 10 दिन तक वो वहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो और पाकिस्तान टीम मुख्तलिफ जगहों पे खेलती रहेगी, तो ये भी होगा। और मैं आपको एक और, अभी जिस टाइम एशिया कप हुआ था ये वाला, पाकिस्तान होस्ट था जी। सारों से ज़्यादा ट्रैवलिंग पाकिस्तान ने की थी। एक मैच खेलने के लिए श्रीलंका से वो मुल्तान पहुंचा था, नेपाल के ख़िलाफ़ मैच खेलने वास्ते, फिर कहीं और गया था, लोकल ट्रैवलिंग करते रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि जी हमें कोई इस चीज़ पे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। तो इंडिया का होल्ड है, तो इंडिया वहीं प्रैक्टिस कर रहा है और वहीं जो पिचेस वगैरह हैं उनको सारी चीज़ को देख रहा है। और डेफिनेटली जिस टाइम आप है ना, जो आपकी मेन पिच होती है ना, जो प्रैक्टिस पिचेस होती है ना, तो वो उसकी तकरीबन बिहेवियर सेम होता है। तो जिस टाइम आप उस पर प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं, तो और मेरे ख्याल में उनको साइड की मेन पिचेस भी मिली होंगी प्रैक्टिस के लिए, उससे मेरे ख्याल में उनको एडवांटेज मिलेगा। रोहित शर्मा ने भी आज जो है वो बात की है मीडिया से, और वो यही कह रहे थे कि हमें पता है कि यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट हैं और यहाँ पे आप वो रन्स एक्सपेक्ट नहीं करें। लास्ट मिनट है हमारे पास, लेकिन रोहित भाई बात करें, जो बाबर भी कह रहे थे कि कंडीशंस अननोन हैं, उनके लिए तो थोड़ी सी नोन हो जाएंगी, काफ़ी दिन से यहाँ पे देखें ये इंडिया, अगर आप इनको पिछले काफ़ी सालों से देखें ना, ये बड़ी प्रोफेशनल टीम हो गई है
और ये होमवर्क करके आएंगे। और जैसे उसने कहा कि अननोन कंडीशन है, उनको भी पता है कि यहाँ आईपीएल की तरह स्कोर नहीं होना। ठीक है। तो मेरा ख्याल है उनको वो इस चीज़ को माइंड में, लोगों का माइंड बना रहे हैं कि यहाँ लंबा स्कोर नहीं होना। जो है ना वो हमारे पास बहुत शॉर्ट है, आपकी बात मुझे काटनी पड़ेगी। लेकिन जाने से पहले ये बता दूं कि ऋषभ पंत का भी जो है आज वापसी हो रही है टीम इंडिया में। 2 साल के बाद टीम इंडिया के साथ आज जो खेलेंगे आईपीएल, उन्होंने खेला, उनका एक्सीडेंट हो गया था। वेरी फॉर्चुनेट, बहुत ही लकी हैं कि इस खेल में वापस आए हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, आपसे मुलाकात होगी 11:03 पर। उस वक्त मैच जो है वो खत्म हो गया होगा, वापस आएंगे तो मैच से बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।